जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और वह यह है कि चंद्रा एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ अब आप चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं के डेमो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। चंद्रा एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है चंद्रा एकेडमी द गाइड। इसके साथ ही आप मेरे चैनल चंद्रा एकेडमी स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी पर भी चंद्रा एकेडमी के डेमो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन करने के लिए आप चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऐप इस क्यूआर को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस कोर्स की आपको कुछ विशेषताएं बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस आप लाइव कक्षाएं या रिकॉर्डेड कक्षाएं दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कक्षाएं आप ऑफलाइन कक्षाओं के साथ उसी समय पर देखेंगे। साथ ही इन कक्षाओं को आप बाद में रिकॉर्डेड मोड पर भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड कक्षाओं को तो आप कभी भी किसी भी समय पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है, जैसे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स प्लस व्यापम का कोर्स है, जिसकी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स की फीस दी गई है। आप इस फीस को पे करके इस कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापम और प्रीलिम्स के कोर्स की अवधि होगी 1 साल की, जिसके अंतर्गत आपको 1000 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध तुरंत कराए जाएंगे और साथ ही उस 1 साल की वैलिडिटी के अंतर्गत जितने भी लाइव कक्षाओं में वीडियो लेक्चर्स बनेंगे वह भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आप सीजीपीएससी मेंस की कक्षा भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की कक्षाओं की वैलिडिटी रहेगी 2 साल की। लाइव कक्षा आप ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ज्वाइन कर सकते हैं तथा रिकॉर्डेड कोर्स 2 साल तक के लिए लगभग 1500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आपके पास उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही यदि आप व्यापम का ही सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस रहेगी मात्र 6999 और इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल की। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास एक साथ फीस देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से जूझ रहे हैं, आप एक साथ फीस पे नहीं कर सकते किसी भी कारण की वजह से, तो हमारे यहाँ मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। आप मात्र 995 रुपए की फीस के साथ हमारे सभी रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके अंतर्गत प्री, व्यापम और सीजीपीएससी मेंस के 2500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स मात्र 995 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन अर्थात 30 दिन की वैलिडिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही 30 दिन की वैलिडिटी खत्म होगी, आप फिर से 995 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई पृथक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैथ्स और रीजनिंग की कक्षाएं आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों लाइव मोड में भी और रिकॉर्डेड मोड में भी। इसके अतिरिक्त आप यदि जैसे कि व्यापम, हॉस्टल वार्डन जैसी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है, यदि आप कंप्यूटर की भी कक्षा पृथक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ की कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ की भी सभी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और इसके साथ ही ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में कुछ भी डाउट होने पर आपको सारे फैकल्टीज के सारे टीचर्स के नंबर उपलब्ध रहेंगे। जो भी कंसर्न फैकल्टी है आप उससे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए हैं एप्लीकेशन के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार साहू चंद्रा एकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हमारे भारत के छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो टेस्ट सीरीज में पेपर हुआ है उसके एक्सप्लेनेशन की ओर आते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है कि शिवरी नारायण के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, पहला कथन बोलता है इसमें कि इसे छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग कहा जाता है। इसको छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका संबंध मतंग ऋषि से है। मतंग ऋषि, ये जो मतंग ऋषि है ये माता के गुरु है। मतंग ऋषि, तो मतंग ऋषि से है, बिल्कुल सही है। यह महाभारत कालीन स्थल है। गलत, ये महाभारत कालीन स्थल नहीं है, बल्कि ये कौन सा स्थल है? ये रामायण कालीन स्थल है। और
यह महानदी मांड और लात नदी के संगम पर है, यह कथन भी गलत है। क्योंकि जो शिवरी नारायण है वो एक तो महानदी हो गया, दूसरा शिवनाथ हो गया, है ना। महानदी प्लस शिवनाथ प्लस आपका जोंक नदी, ये इन नदियों के तट पर है आपका शिवरी नारायण। तो इसमें से ये कथन गलत हो गया और ये कथन गलत हो गया। तो प्रश्न क्या पूछा है? असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है तो कौन कौन से कथन असत्य है? 3 नंबर का कथन असत्य है और 4 नंबर का कथन असत्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 3 और 4 असत्य है, ये सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, इसमें छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का स्रोत क्या है, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो ऋषभ तीर्थ के बारे में जान लीजिए। ऋषभ तीर्थ जो है ये गुंजी, है ना, गुंजी नामक एक जगह है, गुंजी, दमऊ दरहा गुंजी, तो ये उस जगह से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? तो आदि पुराण गलत है, रघुवंश गलत है, अर्थशास्त्र गलत है, सही आंसर है महाभारत। क्योंकि महाभारत के वन पर्व में, है ना, महाभारत में एक वन पर्व है, इस वन पर्व में ऋषभ तीर्थ नामक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उसको लोचन प्रसाद पांडे जी ने गुंजी नामक जगह से समानता बताया है, इसीलिए आंसर होगा हमारा महाभारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है टेंगना। टेंगना कहां है? टेंगना रायगढ़ में है। टेंगना, और एक तो ये टेंगना जगह है और दूसरा एक मल्हार जगह भी है जहां से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर होगा टेंगना। आगे चलते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न में चलते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न हमारा है, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़ना है। तो देखिए, सही संबंध है, सही संबंध हमको देखना है। रामायण काल की ये जगह है, उनसे संबंधित सही स्थलों को हमको कनेक्ट करना है। तो देखिए, इसमें जो है आपका अत्रि मुनि का आश्रम, तो अत्रि मुनि का आश्रम जो है वो है सीतामढ़ी में। लोमस ऋषि का आश्रम ये है राजिम में। मतंग ऋषि का आश्रम थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया शिवरी नारायण। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, तो ये होगा 1 नंबर। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? देखिए, अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम सीतामढ़ी में है, लोमस ऋषि का आश्रम राजिम में है। 3 4 वाला कोई है? ये आंसर है 3 4 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहां प्राप्त हुए हैं? तो इस राज्य में कांच गुप्त के जो सिक्के हैं, सबसे पहले याद रखिए इसका आंसर होगा बानाबरद। कांच गुप्त के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? बानाबरद से प्राप्त हुए हैं। बानाबरद से टोटल 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये बानाबरद दुर्ग में है, 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस 20 सिक्के में 7 सिक्का विक्रमादित्य का है, 1 सिक्का समुद्रगुप्त का है और 1 सिक्का जो है कांचगुप्त का है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बानाबरद। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही कालक्रम क्या है? देखिए, तो इसमें सही कालक्रम होगा, पहले नंबर पे आएगा मौर्य वंश, दूसरे नंबर पे आएगा सातवाहन वंश, तीसरे नंबर पे आएगा वाकटक वंश और चौथे नंबर पे आएगा गुप्त वंश। तो ये कुछ इस कदर, इस तरह से ये आंसर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये आंसर है हमारा।
इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, यहीं पर देखते हैं इसको। तो चितवा डोंगरी मध्य पाषाण कालीन स्थल है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि चितवा डोंगरी जो है नव पाषाण कालीन स्थल है। इसकी खोज प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। रमेंद्रनाथ मिश्र तो सही है, लेकिन कामले आंसर गलत है। कामले के जगह क्या आएगा? यहां पे आएगा बी.एस. बघेल। बी.एस. बघेल, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन गलत। तीसरा, यहां मध्य पाषाण युगीन 500 घेरे प्राप्त हुए हैं, यह कथन भी गलत होगा, क्योंकि 500 घेरे जो है वो धनोरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सभी के सभी जो कथन है वो गलत है। तो इसको अपन देखते हैं। देखिए, हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरार्य कुल के ताम्रपत्रों में किन किन राजधानियों का उल्लेख है? अमरार्य कुल के जो ताम्रपत्र हैं उनमें किन किन राजधानियों का उल्लेख है? तो ये एक तो है सरबपुर, एक तो है श्रीपुर, श्रीपुर का मतलब सिरपुर, और एक है आपका प्रसन्नपुर। ये तीनों आंसर सही है। खल्लारी का उल्लेख नहीं है। खल्लारी जो है ये इसका उल्लेख होता है कलचुरी के लहुरी शाखा में, है ना, तो जिसका इससे संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। तो हमारा 8वां नंबर का प्रश्न जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वें नंबर का। 9वां नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आइए पढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, एकदम सही है। सरबपुरी वंश के राजा ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया, यह भी सही है। अतः इस प्रश्न में 1, 2, 3 ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में अमरकंटक पर्वत का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा अमरकंटक पर्वत को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है आम्रकूट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस शासक को कली का कल्प वृक्ष कहा गया है? तो किस शासक को कली का कल्प वृक्ष कहा गया है? महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ, इसको याद रखिएगा। ये कौन से वंश का है? तो ये कलिंग के सोम वंश का शासक है। कलिंग के सोम वंश का शासक है और इसी को कली का कल्प वृक्ष कहा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से जोड़ी सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखिए, इनमें से नन्नराज, सबसे पहले नन्नराज प्रथम कोसल मंडलाधिपति, यही आंसर गलत है, क्योंकि कोसल मंडलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण किया था नन्नराज द्वितीय के द्वारा। तो याद रखिएगा, नन्नराज द्वितीय ने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। बाकी सभी विकल्प सही है। महाशिव तिवरदेव सकल कोसलाधिपति सही है, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन माता पितृ दानुध्याता, ये भी सही है। शिवगुप्त परम भट्टारक महाराजाधिराज, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ए, ये आंसर होगा। उसके बाद 13वां नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश में इस राज्य पर शासन नहीं किया है? तो देखिए, सरबपुरी वंश ने इस राज्य में शासन किया है, पांडु वंश ने इस राज्य में शासन किया है, मौखरी वंश ने इस राज्य में शासन नहीं किया है। ये मौखरी वंश का संबंध जो है यूपी या मगध क्षेत्र से है, जो वहां पर शासन किया है। भले वैवाहिक संबंध स्थापित था, लेकिन इसने यहां पर शासन नहीं किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, बिल्कुल सही है। वाकाटकों ने नंदीवर्धन को राजधानी बनाई, बिल्कुल सही है। नंदीवर्धन मतलब महाराष्ट्र का एक जगह है। अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली दी गई है, यह भी फैक्ट सही है। ये जो अजंता अभिलेख है इसमें हरिसेन, ये जो हरिसेन है ना, उसका ये अभिलेख है अजंता अभिलेख, और इस अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली दी गई है। अतः तीनों कथन सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? वो होगा 1, 2, 3 सही है। चलिए आइए देखते हैं, ये 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा हमारा। 14 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा 1, 2 और 3, ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंघनपुर की गुफा से निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है, यहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो 5 कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, बिल्कुल प्राप्त हुआ है। 5 कुल्हाड़ी को खोजने वाले व्यक्ति का नाम मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष जी ने 5 कुल्हाड़ी को खोजा है। दूसरा शिकार का दृश्य, बिल्कुल शिकार का दृश्य भी प्राप्त हुआ है। 5 कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, पंक्तिबद्ध मानव श्रृंखला। पंक्तिबद्ध मानव श्रृंखला यहां से प्राप्त नहीं हुआ है। ये पंक्तिबद्ध मानव श्रृंखला जो है ये कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, ये कथन जो है। और चौथा हमारा कथन है जल सहित कमल का चित्र। तो जल सहित जो कमल का चित्र है ये कर्मागढ़ से प्राप्त हुआ है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? कर्मागढ़ रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 5 कुल्हाड़ी सही है, शिकार का दृश्य सही है। तो 1 और 2 सही है। क्या पूछा है? निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा सी। 15 नंबर का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजर्षि तुल्य वंश के शासकों की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है सूरा। सूरा के बाद कौन आता है? सूरा के बाद आता है दायित प्रथम। दायित प्रथम के बाद कौन आता है? विभीषण। विभीषण के बाद कौन आता है? विभीषण के बाद आता है भीम प्रथम। फिर भीम प्रथम के बाद कौन आता है? दायित द्वितीय। दायित द्वितीय के बाद कौन आता है? इसमें आता है भीम द्वितीय। तो देखिए भीम द्वितीय कहीं पर है, ये देखिए भीमसेन द्वितीय जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भीमसेन द्वितीय जो है इस वंश का अंतिम शासक है। नेक्स्ट चलते हैं। नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां से मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा अड़ेगा या अड़ेंगा, जो कि केसकाल कोंडा गांव में है। और यहां से टोटल जो है 32 सिक्के प्राप्त हुए थे। इस 32 सिक्के में 29 सिक्के जो है वो वराहराज के थे, और एक सिक्का जो था वो भावदत्त का था, और 2 सिक्का जो था वो अर्थपति का था। टोटल 32 सिक्का जो है अड़ेंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो 18वां प्रश्न हमारा कहता है कि गुप्तकालीन सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। कहां कहां से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आप सबको पता है, एक तो आरंग से प्राप्त हुआ है और दूसरा खरसिया से प्राप्त हुआ है। आरंग से किसका सिक्का प्राप्त हुआ है? कुमार गुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है। सिल्वर कोटेड कॉपर कॉइन, रजत जड़ित तांबे का सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त को ही महेंद्रादित्य कहा गया है। दूसरा सिक्का प्राप्त कहां से हुआ है? खरसिया से। खरसिया से किसका सिक्का प्राप्त हुआ है? खरसिया से प्राप्त हुआ है विक्रमादित्य का सिक्का प्राप्त हुआ है खरसिया से। विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का जो है वो खरसिया से प्राप्त हुआ है। और आरंग, तो ये 2 ऑप्शन गलत है, मल्हार और तालागांव गलत। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, ये हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? 19 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? माते गढ़ा। देखिए तो ये पाषाणकालीन स्थल है।
तो मातेगढ़ा बालोद में है, नहीं, गलत, बस्तर में है ये। ठीक। कालीपुर कहां है? रायगढ़ में, गलत, ये भी कहां है? ये भी बस्तर में है। मूपनसार, मूपनसार कहां है? तो मूपनसार भी ये गलत है, ये भी बस्तर में है। और गढ़गदेला ये कोंडागांव, ये सही आंसर है, अतः हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां नंबर का प्रश्न कहता है, सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 से सूची नंबर 2 को सुमेलित करते हैं। तो देखिए इसमें चलिए राजर्षि तुल्यवंश, तो राजर्षि तुल्यवंश का संबंध किससे होगा? राजर्षि तुल्यवंश का संबंध होगा भीमसेन प्रथम से। ठीक है। नल वंश का संबंध होगा, नल वंश का संबंध किससे होगा? ये होगा स्कंद वर्मा से। ठीक। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब उसके बाद फिर सरबपुरी वंश, तो सरबपुरी वंश जयराज, पांडु वंश चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। डी आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ये डी विकल्प जो है हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। इक्कीसवां नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 21वां नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? यह सरल सा प्रश्न है और एग्जामों में कई बार इसको पूछा भी गया हुआ है। तो इसका आंसर होगा राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख बिलासपुर का है और ये 700 से 740 ईस्वी के बीच में इसका समय कालक्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में बस्तर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? दक्षिण दिक बोला गया है। और ये दक्षिण दिक जो है विकल्प में कहीं पर भी नहीं है, अतः इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 22वां नंबर का प्रश्न हो गया। 23वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? इनका राजधर्म क्या था, इस चीज को देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है शैव धर्म, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध। तो इसका आंसर होगा वैष्णव, क्योंकि इन लोग जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और वैष्णव इनका जो है धर्म था, इसको याद रखिएगा। 23वां नंबर का प्रश्न के बाद 24वें नंबर की ओर चलते हैं। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो एक तो जोड़ा जाता है आरंग से और दूसरा जोड़ा जाता है रतनपुर से। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। चलिए आगे चलते हैं। 24वां नंबर का आंसर होगा 1 और 3। 25वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25वें नंबर का प्रश्न हमारा है, सुमेलित कीजिए। अब इसमें देखिए ये पाषाणकालीन स्थल है, तो घाट लोहांग, घाट लोहांग जो है ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बिल्कुल सही है, घाट लोहांग जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और दूसरा करका भाट, करका भाट की अगर बात करते हैं तो यहां से मेनहिर की प्राप्ति हुई है, यह भी सही है। बोतलदा, बोतलदा उत्तर पाषाण काल, तो देखिए बोतलदा जो है ये उत्तर पाषाण काल का नहीं है, बल्कि ये कौन से पाषाण काल का है? ये पूर्व पाषाण काल का स्थल है। बोतलदा जो है कौन से पाषाण काल का स्थल है? पूर्व पाषाण काल का स्थल है। जबकि 5 कुल्हाड़ी की प्राप्ति मनोरंजन घोष, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है। तो देखिए यहां पे आंसर है हमारा 1, 2 और 4 सुमेलित है। 1, 2, 4 सुमेलित है। 1, 2, 4 सुमेलित है, 3 सुमेलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 26वां नंबर का हमारा प्रश्न है। 26वां नंबर का प्रश्न कहता है कि शैल वंश, हाँ अच्छा स्टेटमेंट है। पहला कथन कहता है कि शैल वंश जो है वो
सरबपुरी वंश का समकालीन था, बिल्कुल सही है। शैल वंश के प्रथम शासक का नाम पृथ्वीवर्धन था, गलत। पृथ्वीवर्धन नहीं था बल्कि श्रीवर्धन था। ठीक है, यह फैक्ट गलत हो गया। इस वंश ने छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में शासन किया, यह भी गलत है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में नहीं बल्कि कौन से क्षेत्र में शासन किया है? पश्चिमी क्षेत्र में शासन किया है। जो आपका दुर्ग और बालाघाट है, उसी क्षेत्र से रघोली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिससे इस वंश की पुष्टि होती है। अब चूंकि दुर्ग और बालाघाट, बालाघाट मतलब एमपी, इन क्षेत्रों की बात हो रही है, तो ये क्षेत्र किस दिशा में है? तो ये हमारे पश्चिम दिशा की ओर है। तो इसमें से क्या सही है? केवल पहला जो कथन है वो सही है, बाकी सभी जो है वो गलत है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न कहता है, 27 नंबर का प्रश्न कहता है, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बानाबरद से जो 20 सिक्का प्राप्त हुआ है, उसमें से समुद्रगुप्त का एक सिक्का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का 7 सिक्का है, ये विक्रमादित्य है, और एक कांच गुप्त का सिक्का है, स्कंद गुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इसका आंसर होगा सी। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों को। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, बिल्कुल पराजित किया। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, यह गलत है। समुद्रगुप्त की एक नीति थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इस नीति के तहत वो क्या करता था, किसी भी राज्य को जीतने के बाद उसको अपने राज्य में अपनी इच्छा के अनुसार मिलाता था और नहीं मिलाता था। तो इस क्षेत्र को उसने नहीं मिलाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1 और 2 सही है, मतलब 28 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी, 1 और 2 सही है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि तेरासिंघा ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? तो तेरासिंघा जो ताम्रपत्र है, ये पर्वतद्वारक वंश से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। पर्वतद्वारक वंश ये किसका है? ये पर्वतद्वारक वंश का एक राजा है जिसका नाम है तुष्टिकर, उसी का ये ताम्रपत्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में तालागांव से एक प्रख्यात मूर्ति खोजी, जिसमें कितने प्राणियों के भाग सम्मिलित थे? 11। तो आंसर होगा सी। 31वां नंबर का प्रश्न है, निम्न अभिलेख के संबंध में सत्य कथन है। चलिए आइए देखते हैं। निम्न अभिलेख के संबंध में सत्य कथन है, पोड़ागढ़ अभिलेख भवदत्त वर्मन से संबंधित है, गलत। पोड़ागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? पोड़ागढ़ अभिलेख जो है स्कंद वर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट, रिद्धिपुर ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक से संबंधित है, गलत। किससे संबंधित है? रिद्धिपुर जो है वो भवदत्त से संबंधित है। नेक्स्ट, गुंजाम कोरापुट ताम्रपत्र स्कंद वर्मन से संबंधित है। गुंजाम कोरापुट किससे संबंधित है? ये भीमसेन से संबंधित है, अतः ये फैक्ट भी गलत हो गया। नेक्स्ट, पांड्या पाथर लेख भीमसेन द्वितीय से संबंधित है, तो ये सही होगा। तो आंसर हमारा डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, चीनी यात्री भेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? तो आप सबको पता होगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में सन 639 ईस्वी। तो 639 ईस्वी में ये भेनसांग जो चीनी यात्री थे वो छत्तीसगढ़ आए थे, और छत्तीसगढ़ में 2 जगह की इन्होंने यात्रा की थी, एक मल्हार और दूसरा सिरपुर। तो ये कब आए थे? 639 ईस्वी में आए थे। तो ये कौन सी शताब्दी होगी? 7वीं शताब्दी। देखिए आंसर क्या होगा? 7वीं शताब्दी। 32 नंबर के प्रश्न का आंसर है ए। आगे चलते हैं 33 नंबर के प्रश्न में। 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सरबराज से संबंधित असत्य कथन है। सरबराज से संबंधित असत्य कथन, आइए देखते हैं। इसने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करवाया था, बिल्कुल सही है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख में इसका वर्णन है, गलत।
एहोल प्रशस्ति अभिलेख नहीं, कौन सा? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख में किसका वर्णन है? सरबराज का वर्णन है। तो ये फैक्ट हमारा गलत हो गया। और असत्य कथन पूछा है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं। सातवाहन काल में पादमूलिक नामक अधिकारी होता था। पादमूलिक जो किरारी के काष्ठ स्तंभ से बहुत सारे पदनामों का उल्लेख हुआ है। किरारी के काष्ठ स्तंभ में कुछ पदनाम मिले हैं, उनमें एक नाम मिला है पादमूलिक। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मंदिरों का रक्षक। ठीक, चलिए तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 34 नंबर के बाद अब चलते हैं 35 नंबर के प्रश्न में। 35 नंबर का प्रश्न कहता है मौर्यकालीन आहत मुद्रा प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन आहत मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है तारापुर आड़ंग उरेला, है ना, ये रायपुर के पास में है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं अपन 36 नंबर के प्रश्न में। 36 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन या जिसके निम्नलिखित शासक थे। मतलब कांकेर के सोमवंश के कौन कौन शासक थे, यह पूछा जा रहा है। तो चलिए, तो कांकेर के सोमवंश की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा एक तो सोमराज आ जाएगा, ठीक है, एक कर्णराज आ जाएगा और एक कृष्णराज आ जाएगा। गलत कौन सा है? यशोराज गलत है ना। तो ये चीज हो जाएगा। तो अब देखिए 1 2 4 कौन सा सही है? 1 2 4 ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस सोमवंशी शासक ने विनीतपुर का नाम बदलकर ययाति नगर रखा था? विनीतपुर का नाम बदलकर ययाति नगर जो है किसने रखा था? तो इसका आंसर होगा महाशिवगुप्त प्रथम। ययाति ये कौन से वंश का है? कलिंग के सोमवंशी शासक है। इन्होंने ही विनीतपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया? ययाति नगर रख दिया था। चलिए अगला प्रश्न है 38वां नंबर का प्रश्न कहता है सरबपुरी वंश के प्रशासन व्यवस्था के संबंध में सत्य है। सत्य कौन सा है? देखिए, शासन की सबसे बड़ी इकाई, शासन की सबसे बड़ी इकाई भोग थी। गलत। शासन की सबसे बड़ी इकाई राज्य थी। ठीक है, शासन की सबसे बड़ी जो इकाई थी वो क्या थी? तो वो थी राज्य। और सबसे छोटी इकाई को आहार कहा जाता था। गलत। सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। ग्राम से ही आहार का निर्माण होता था। तो अब इसमें देखिए, ए भी गलत है, बी भी गलत है। तो ए व बी दोनों सही है, ये तो हो नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं, तो डी आंसर होगा हमारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 38 नंबर का आंसर होगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। किस पांडुवंशी शासक के शासन काल को, किस पांडुवंशी शासक के शासन काल को उत्कर्ष काल कहा जाता है? देखिए, ये होगा महाशिवगुप्त तीवरदेव, है ना। ये पांडुवंश के शासक है और इनके ऊपर जस्ट महाशिवगुप्त बालार्जुन है। तो इनके शासन काल को तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। उत्कर्ष काल अगर कभी भी पूछे तो आपको किसको लेना है? तीवरदेव को लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्राचीन नगरों व उसके स्थापनाकर्ता शासकों को सुमेलित करें। चलिए देखते हैं। तो सिरपुर, तो सिरपुर को कौन? महासुदेवराज। खरौत को कौन? इंद्रबल। मल्हार को कौन? प्रसन्न मात्र। और रायपुर को कौन? रायपुर को रामचंद्र देव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, उसके बाद फिर इसका आंसर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 40 का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न कहता है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो देखिए, रिद्धिपुर ताम्रपत्र की बात करते हैं तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दोनों ही ताम्रपत्रों का संबंध नल वंश से है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है ये है भवदत्त का, और
जो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है ये है अर्थपति का। दोनों नलवंश से संबंधित है। आंसर हमारा हो जाएगा ए नलवंश। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है हमारा, एरण अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासक का वर्णन है? थोड़ी देर पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि एरण अभिलेख, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरभराज, सरभपुरी वंश के राजा सरभराज का उल्लेख मिलता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा सी। 42 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 43 नंबर के प्रश्न की ओर। 43 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है कि स्टेटमेंट है, रामायण कालीन सांता गुफा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही कथन है। कथन 2, सांता श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। सांता गुफा जो है, श्रृंगी ऋषि जो पर्वत है, सिहावा जो पर्वत है, उसके बैक साइड में एक गुफा है। और ऐसी मान्यता है कि सांता जो है वो दशरथ की पुत्री थी। दशरथ की पुत्री थी। दशरथ जी जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होती रहती है, तब वो सिहावा आगमन उनका होता है। श्रृंगी ऋषि से वो मुलाकात करते हैं और श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से यज्ञ पुरुष उत्पन्न होते हैं और यज्ञ पुरुष के आज्ञा अनुसार दशरथ जी उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को सेवन करवाते हैं रानियों को, और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद उस सांता का विवाह दशरथ जी ने किनके साथ करवा दिया? श्रृंगी ऋषि के साथ करवा दिया। ये गुफा सिहावा में मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। 44 नंबर का हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किरारी का काष्ठ स्तंभ किस तालाब से प्राप्त हुआ है? तो किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है वो हीराबंध तालाब से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। अब यहीं पर एक और तालाब लिखा हुआ है, जलसेन, जलसेन तालाब। जलसेन तालाब को भी याद रखिएगा। जलसेन तालाब ये वही तालाब है जिस पर चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा हीराबंध तालाब। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाषाण कालीन शिलाखंडों तथा स्मारकों की प्राप्ति किस जिले में हुई है? तो इसका आंसर होगा बालोद। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पाषाण कालीन शिलाखंडों तथा स्मारकों, है ना। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि रायगढ़ इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको बालोद लगाना है, क्योंकि शिलाखंड, बड़े बड़े पत्थर, ये कहां प्राप्त हुए हैं? ये बालोद में प्राप्त हुए हैं। और अगर यहीं पर लिखा रहता पाषाण कालीन शैलाश्रयों की प्राप्ति, तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब आपका आंसर हो जाता रायगढ़। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर का हमारा प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न कहता है कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिंहराज। ठीक है, सिंहराज इसके संस्थापक होंगे। आगे चलते हैं। ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र किस सरभपुरी शासक से संबंधित है? इसका आंसर है प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज प्रथम याद रखिएगा। ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र, और ये सरभपुरी शासक है। इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋषि जमदग्नि आश्रम ये कहां स्थित है? ऋषि जमदग्नि आश्रम, तो याद रखिएगा ये जो ऋषि जमदग्नि है ये कौन है? तो ये ऋषि जो जमदग्नि है ना, ये परशुराम के पिता हैं। परशुराम के पिता हैं। तो इनका आश्रम कहां है? तो इनका आश्रम है सरगुजा। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत कालीन शासक मूरध्वज की परीक्षा लेने के लिए कौन कौन आए थे? तो इसमें श्री कृष्ण भी आए थे, अर्जुन भी आए थे, यमराज भी आए थे। यमराज उसमें शेर बने थे, है ना। श्री कृष्ण और अर्जुन संत बने थे, ब्राह्मण बने थे। और ये जो मूरध्वज है ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तो उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए जब उनकी भक्ति के बारे में अर्जुन को बताया गया तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेके आए और उनका परीक्षा लिया। तो ये याद रखिएगा, इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों के तीनों आए थे। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम की उपाधि प्राप्त है। द्वितीय परशुराम की उपाधि किसको प्राप्त है? तो ये है द्वितीय परशुराम की उपाधि धर्मरथ। याद रखिएगा, धर्मरथ। तो 50 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धर्मरथ। चलिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, रतनपुर में स्थित है। देखिए
बंकेश्वर मंदिर। बंकेश्वर मंदिर रतनपुर में है क्या? नहीं। बंकेश्वर मंदिर कहां है? ये तुम्माड़ में है, तुम्माड़ में है। और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहां है? ये भी तुम्माड़ में है। ये दोनों रतनपुर में नहीं है। हजरत मूसे खां की दरगाह ये रतनपुर में है। और एक वीरा मंदिर ये रतनपुर में है। एक वीरा मंदिर जो है ये रतन देव तृतीय के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का एक और नाम है लखनी देवी मंदिर। लखनी देवी मंदिर। तो 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 वाला आंसर विकल्प कौन सा है? ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 52वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 52वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? 52वां नंबर का प्रश्न, ये 52वां नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि कवर्धा जिले में स्थित बकेला ग्राम, कवर्धा जिले में जो बकेला ग्राम स्थित है ये किस तीर्थंकर से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से संबंधित है बकेला ग्राम, कवर्धा में स्थित है ये। चलिए आगे चलते हैं। बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका हो जाएगा एक अन्नम देव, अन्नम देव के बाद हो जाएगा नेक्स्ट पुरुषोत्तम देव। तो 1-3 वाला कौन कौन सा है? देखिए 1-3 वाला ये है, ये है। उसके बाद आ जाएगा कौन? नरसिंह देव। 1-3-2 हाँ, ये आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर का हमारा आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। एक और बढ़िया प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। यह है कुरुषपाल अभिलेख से संबंधित। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले ये कुरुषपाल अभिलेख जो है किसका है? ये कुरुषपाल अभिलेख है छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर प्रथम। अब ये सोमेश्वर प्रथम के ही मामा नहीं, कोई रिश्तेदार रहते हैं। और धारा वर्ष के पश्चात राजा बनना था सोमेश्वर देव प्रथम को, लेकिन बीच में आ जाते हैं मधुरांतक देव और वो राजा बन जाते हैं। फिर ये सोमेश्वर देव प्रथम जो है इनको मारते हैं और मारने के बाद ये राजा बनते हैं। तो आंसर होगा डी, सोमेश्वर देव प्रथम। तो 54 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद चलते हैं, असत्य संबंध को चुनिए। रतनपुर में सर्वाधिक तालाबों का निर्माण किसने करवाया? रत्नदेव प्रथम ने करवाया, एकदम सही है। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया, एकदम सही है। रतनपुर के खड़क तालाब का निर्माण रतनदेव द्वितीय ने करवाया, ये गलत है। रतनपुर के खड़क तालाब का निर्माण जो है ये पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था, याद रखिएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था, इसीलिए ये फैक्ट गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर आंसर हो जाएगा इसका सी, असत्य पूछा है ना, तो सी। इसके बाद आगे प्रश्न चलते हैं। भोगवती पुरेश्वर की उपाधि, कौन सी उपाधि? भोगवती पुरेश्वर की उपाधि जो है कौन सा वंश जो है धारण करता है? तो सरल सा इसका आंसर है छिंदक नागवंश। क्या यह विकल्प में है? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वाकाटक, तो वाकाटक से हो जाएगा आपका हरिसेन, तो इसका हो जाएगा 3। सरबपुरी, तो सरबपुरी में हो जाएगा जयराज 4। शैलवंश बोलेगा तो श्रीवर्धन 2 और नलवंश बोलेगा तो पृथ्वी व्याघ्र, ये हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1 इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 58वां नंबर का प्रश्न है, किस कलचुरी शासक का साम्राज्य विस्तार अमरकंटक से लेकर गोदावरी तक हो गया था? तो इसका आंसर आएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, अमरकंटक से गोदावरी तक इनका शासनकाल विस्तृत था। इसके बाद आगे प्रश्न चलते हैं। 59 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? 59 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है कि त्रेता युग में रायपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, त्रेता युग में रायपुर को, भाई एक होता है सतयुग, एक होता है त्रेता, एक होता है द्वापर और एक होता है कलयुग। तो यहां पर देखिए कनकपुर, तो कनकपुर जो है ये सतयुग में बोला जाता था। ठीक है, रायपुर जो है ये कलचुरी काल में बोला जाता था, या आप बोल सकते हो कलयुग। और हाटकपुर जो है ये त्रेता युग में बोला जाता था, और कंचनपुर जो है ये द्वापर युग में बोला जाता था।
तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा, क्या पूछा है? त्रेता युग पूछा है, आंसर होगा हाटकपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं। भूपाल देव महिपाल देव का पुत्र था, सही है, ठीक है। भूपाल देव पर अभियोग चलाया गया था, बिल्कुल सही है, अभियोग चलाया गया था। क्यों अभियोग चलाया गया था? कि भूपाल देव के शासन काल में दो विद्रोह हुआ था, एक मेरिया विद्रोह हुआ था, एक तारापुर विद्रोह हुआ था। तो मेरिया विद्रोह का संबंध जो है दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा से संबंधित था। अंग्रेज लोग इस प्रथा को बंद करना चाहते थे, लेकिन भूपाल देव जो है ऐसा नहीं चाहता था, इस पर अभियोग चलाया गया था। तो ये सही फैक्ट हो गया। इनके समय में तारापुर का विद्रोह हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इनके शासन काल में रामचंद्र बाघ का आक्रमण हुआ था। तो याद रखिएगा, रामचंद्र बाघ का आक्रमण इसके समय में नहीं हुआ था, बल्कि वो हुआ था महिपाल देव के समय में। किनके समय में हुआ था? महिपाल देव। तो ये फैक्ट हो जाएगा गलत, तो यही होगा आंसर हमारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 61। प्रश्न क्रमांक 61 में निम्नलिखित में से किस शासक का शासनकाल सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शासन काल में ये जाजल्य देव जो आपको पहला विकल्प दिख रहा है, इसी का सुमेलित नहीं है। ये होगा 1166 से 1168। अब यहां पे गलत दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 ईस्वी में किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका भी आंसर है आपका कौन सा? दरियादेव। दरियादेव के समय में 1795 में ब्लंट, कैप्टन ब्लंट, ये एक यूरोपीय व्यक्ति रहता है, ये बस्तर की यात्रा करने के लिए निकलता है, लेकिन भोपालपट्टनम जगह में वहां के स्थानीय जो जनजाति लोग रहते हैं इसको आने से रोक देते हैं और वहीं पर विद्रोह हो जाता है। ये 1795 में हुआ था, दरियादेव के समय में। चलिए अगला प्रश्न है, गढ़मंडला एवं कलचुरियों के मध्य एक कड़ी के रूप में किस वंश को जाना जाता है? तो इसका आंसर है फणी नागवंशी, कवर्धा वाले। इनको गढ़मंडला एवं कलचुरियों के मध्य एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन का चुनाव करते हैं। आइए, भोरमदेव मंदिर चंदेल शैली में निर्मित है। भोरमदेव मंदिर जो है वो चंदेल शैली में निर्मित है। भोरमदेव मंदिर चंदेल शैली में निर्मित है, बिल्कुल सही। छेरकी महल से प्राप्त शिलालेख में नागवंशों के 24 राजाओं का उल्लेख है। ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? छेरकी महल के शिलालेख से नहीं। कौन से महल के शिलालेख से? मड़वा महल के शिलालेख से 24 राजाओं का नाम उल्लेखित मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है, ये हो गया। आगे प्रश्न है हमारा 65वां नंबर का। 65वां नंबर का प्रश्न कहता है कि कलचुरी कालीन अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, है ना। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत जोड़ा है, उसको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर हमारे पास एक विकल्प है, महाक्ष पटलिक, नावों की देखरेख करने वाला अधिकारी, और यही हमारा आंसर होगा। ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। कैसे सुमेलित नहीं है? क्योंकि नावों की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या बोलते हैं? घटपति, तरपति, है ना। ये हो गया। और इसके बाद देखिए यहां पर महाक्ष पटलिक लिख दिया है। महाक्ष पटलिक तो राजस्व विभाग से संबंधित होता है। तो ये आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 65 नंबर के प्रश्न के बाद देखते हैं 66 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है। 66 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है, कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में शिवनाथ के दक्षिण में कौन सा गढ़ स्थित नहीं है? मतलब दक्षिण में नहीं है तो हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है उत्तर में है। तो उत्तर में कौन सा है? इसका आंसर होगा सेमरिया। ये कहां है सेमरिया? ये बलौदा बाजार में है ना। लवन कहां है? ये भी बलौदा बाजार में है। सिरसागढ़ कहां है? ये बेमेतरा में है। अमोरा कहां है? ये रायपुर में है ना। तो इसका आंसर होगा सेमरिया। ये दक्षिण में नहीं है, ये उत्तर में है, शिवनाथ नदी के ऊपर में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फणी नागवंशी शासक नहीं है? फणी नागवंशी
24 राजाओं का मड़वा के शिलालेख में उल्लेख मिलता है, में से कौन सा नाम यहां पर नहीं है? तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका नागलक्ष्मी, याद रखिएगा। बाकी सब है, भीम है, भोज है, धरणीधर है, नागलक्ष्मी नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथन वाले प्रश्न है। 68 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में पहला कथन है राजपुर ताम्रपत्र मधुरांतक देव से संबंधित है। सही है भाई। इन्होंने बारसूर को राजधानी बनाया, ये गलत है। बारसूर को राजधानी बनाने वाला कौन है? धारावर्ष, है ना। मधुरांतक भगवान शिव के उपासक थे। सही है। मधुरांतक को सोमेश्वर देव ने पराजित कर अपना पैतृक राज्य पुनः प्राप्त किया, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 सी होगा। 68 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है। 69 नंबर का प्रश्न कहता है किस कलचुरी शासक की सिक्के षटकोणी थे, षटकोणाकार थे? इसका आंसर होगा प्रतापमल्ल। प्रतापमल्ल के सिक्के जो है वो षटकोणाकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कुरुद। तो कुरुद में क्या आ जाएगा? नरेंद्र राज। सिरपुर, सिरपुर में कौन आ जाएगा? महाशिव गुप्त बालार्जुन। बारसूर शिलालेख, बारसूर शिलालेख में आ जाएगा जगदेव भूषण। और कोटगढ़ शिलालेख में क्या आ जाएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका बनेगा आपका 3, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तहनका पर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तहनका पर ताम्रपत्र, याद रखिएगा, तहनका पर ताम्रपत्र का संबंध है कांकेर के सोमवंश से। ये किसका है? ये पंपराज का है, याद रखिएगा। इसमें तहनका पर ताम्रपत्र में पंपराज का नाम मिलता है, इसके पिता सोमराज का नाम मिलता है और इसके दादा बोपदेव का, है ना, नाम मिलता है। तो ये तहनका पर ताम्रपत्र कांकेर के सोमवंश से संबंधित है। आगे चलते हैं। 72 नंबर का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बारसूर का मामा भांचा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है ना। ये नागर शैली में निर्मित है, ये गलत हो गया। द्रविड़ शैली में तो साउथ इंडिया के मंदिर रहते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, यह भी गलत हो गया, क्योंकि यह मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। तो इसमें दोनों के दोनों फैक्ट गलत है, नहीं 1 और नहीं 2। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। 73 नंबर का प्रश्न कहता है गंधेश्वर मंदिर, अच्छा चलिए, गंधेश्वर मंदिर शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। बढ़िया प्रश्न है। गंधेश्वर मंदिर शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। गलत, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित नहीं है। कौन से नदी के तट पर स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। गलत, ये किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। गंधेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं उसको। इसका निर्माण सरबपुरी शासकों के द्वारा करवाया गया था। गलत, किसने करवाया था? पांडु वंश के शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर से बकरी की गंध आती है। बकरी की गंध छेरकी महल से आती है। इस मंदिर से भी गंध आती है। वो किसकी गंध आती है? तुलसी, तुलसी। तो इसमें चारों के चारों कथन जो है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी कथन असत्य हैं। 74वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 74वां नंबर का प्रश्न जो है बस्तर में छिंदक नागवंश के प्रथम शासक का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बस्तर में छिंदक नागवंश के प्रथम शासक कौन है? नृपति भूषण। ठीक है। चंदेल मामा का शासनकाल था। चंदेल मामा का शासनकाल कब से कब तक था? 1721 से 1731। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 1721 से 1731। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नृपति भूषण। यहां पर देखते हैं बोपदेव के 3 पुत्रों में शामिल नहीं है। बोपदेव के 3 पुत्र थे, कर्णराज,
कृष्णराज, सोमराज। सोमराज है, कर्णराज है, राज है। पंपराज तो सोमदेव का बेटा था, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 77 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 77 नंबर का प्रश्न कहता है पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पचराही लिखा हुआ है फणी नागवंशी कवर्धा, क्योंकि पचराही भी कवर्धा जिले में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन पहला, दरियादेव मराठों के अधीन शासन करने वाला पहला काकतीय वंश है। बिल्कुल सही। इसके समय में बस्तर की स्वाधीनता समाप्त हो गई। बिल्कुल सही। क्यों समाप्त हो गई थी? क्योंकि कोटपाड़ की संधि के तहत ये बस्तर क्षेत्र पर मराठों का नियंत्रण हो गया था। इसी कारण बस्तर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। दोनों कथन सही हैं, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, लोहंडीगुड़ा तरंगिणी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, लोहंडीगुड़ा तरंगिणी प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो कि काकतीय वंश के राजा हैं, है ना, उनकी रचना है। आगे चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 80 नंबर का प्रश्न कहता है 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित का चयन करें। कौन सुमेलित है, उसका चयन करते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट को राजधानी बनाया था और दिक्पाल देव ने बस्तर को राजधानी बनाया था। दलपत देव ने जगदलपुर को राजधानी बनाया था। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, केंदागढ़, ये केंदागढ़ एक गढ़ था, है ना, कलचुरी काल में। तो ये केंदागढ़ जो है किस जिले में है? तो ये आंसर हो जाएगा बिलासपुर जिले में है। ठीक है, तो 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रमुख अधिकारियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रमुख अधिकारी, देखिए, प्रमुख अधिकारी को क्रमवार व्यवस्थित करते हैं। तो राजा आ जाएगा पहले नंबर में। राजा के बाद कौन आएगा? राजा के बाद आएगा विषयपति। विषयपति के बाद आ जाएगा महामंडलेश्वर। फिर आ जाएगा मांडलिक। मांडलिक के बाद आ जाएगा आपका कौन? दीवान। और दीवान के बाद आ जाएगा आपका, दीवान के बाद आ जाएगा तालुकाधिपति। ये इसके बाद दीवान और दीवान के बाद तालुकाधिपति। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3। 1 3 वाला कोई है? ये है 1 3 2 4 6 5। इसको याद रखिएगा। चलिए, 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर का प्रश्न कहता है किस कलचुरी शासक ने ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन को पराजित किया था? तो इसका आंसर है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने किसको पराजित किया था? गंगवंशी शासक अनंत वर्मन को पराजित किया था। किस कलचुरी शासक को पंडितों का वाकपति कहा जाता है? तो ये लहुरी शाखा के राजा ब्रह्मदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही तथ्य को चुनिए। कौन सा तथ्य सही है? आइए देखते हैं। पंचकुल के सदस्यों का चुनाव नगरिया गांव के सदस्य करते थे, लोग करते थे, एकदम सही है। पंचकुल के सदस्य को महत्तम कहते थे, गलत। पंचकुल के सदस्य को महत्तर कहते थे। पंचकुल का मुखिया महत्तर कहलाता था, गलत। ये चेंज कर दिया गया है। ये महत्तर इसमें होता, ये महत्तम इसमें होता। तो इसमें केवल कौन सा सही है? कथन 1 सही है। चलिए आगे चलते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है हमारे पास। 86 नंबर का प्रश्न कहता है कि रानी प्रफुल्ल कुमारी का उल्लेख किस पत्रिका में हुआ है? तो प्रफुल्ल कुमारी का जो उल्लेख है वो द इंडियन वुमेनहुड नामक पत्रिका में हुआ है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। घैटी पौनी प्रथा का संबंध किस जाति की विधवा स्त्रियों से है? घैटी पौनी प्रथा जो है काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के समय में स्त्री क्रय विक्रय से संबंधित एक प्रथा थी। तो इसमें विधवा स्त्रियों का क्रय विक्रय किया जाता था, जिसमें मुख्य रूप से 4 जाति की विधवा स्त्रियां शामिल हैं। तो कौन कौन सी शामिल है? सुंडी शामिल है, कलार शामिल है, धोबी शामिल है, पंडुन शामिल है। तो कौन कौन सा शामिल नहीं है? 3 और 4 शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 5 6। 1 2 5 6 बी ऑप्शन इसका आंसर होगा 1 2 5 6।
चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? 88 नंबर का प्रश्न कहता है, रायपुर के लहुरी शाखा से संबंधित सत्य कथन का चुनाव करें। चलिए क्या बोलता है ये? ब्रह्मदेव के शासन काल में हाजीराज देव द्वारा राजिम में हटकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ध्यान देने वाली बात, राजिम में नहीं बल्कि कहां पर निर्माण करवाया गया था? रायपुर में। यह कथन गलत है। कथन 2, लहुरियों के प्राप्त शिलालेख में हाजीराज को महात्मा नाम से संबोधित किया गया है। बिल्कुल सही। तो इसमें केवल कथन एक सही है, अतः आंसर होगा ये। 89 नंबर का प्रश्न देखिए। 89 नंबर का प्रश्न कहता है, आंग्ल मराठा के अधीन प्रथम काकतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ए, महिपाल देव। महिपाल देव जो है वो आंग्ल मराठा अधीन में प्रथम शासक थे। चलिए इसके बाद प्रश्न है, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? छिंदक नागवंश की स्थापना हुई थी 1023 एडी में। चलिए 91 नंबर का प्रश्न कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पृथ्वी देव प्रथम को सुमेलित करेंगे तो ये हो जाएगा सकल कोसलाधिपति की उपाधि, है ना? सकल कोसलाधिपति की उपाधि, ये सकल कोसलाधिपति की उपाधि। जाजल देव प्रथम, इसने छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया। जाजल देव द्वितीय की बात करते हैं तो जाजल देव द्वितीय, तो ये हो जाएगा आपका जगपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो इसका हो जाएगा सी का पहला हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा, सॉरी सी का जो है चौथा हो जाएगा। सी का चौथा मतलब ये जाजल देव द्वितीय त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया था, जबकि पृथ्वी देव द्वितीय के सामंत जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 4 और इसका आंसर हो जाएगा 1। 3 2 4 1 इसका आंसर होगा। चलिए 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर का प्रश्न कहता है, कलचुरी कालीन इतिहास समुच्चय किसकी रचना है? तो ये शिवदत्त शास्त्री की रचना है, याद रखिएगा। पेंड्राबंध और कुनारी किस शासक का ताम्रपत्र है? पेंड्राबंध और कुनारी जो है ये प्रताप मल्ल का सिक्का है, ताम्रपत्र है। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा रतनपुर क्षेत्र। मुगल काल में हमारे छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर का हमारा प्रश्न है। 95 नंबर का हमारा प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। महाक्ष पटलिक, तो महाक्ष पटलिक राजस्व विभाग से संबंधित है, दांडिक न्याय विभाग से संबंधित है, महाधर्म कार्णिक धर्म विभाग से सुमेलित है और महासंधि विग्रहक जो है विदेश विभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 और 3। 2 1 4 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मराठों ने अमर सिंह को निम्न परगने प्रदान किए थे। तो याद रखिएगा मराठों ने 3 परगना प्रदान किया था, रायपुर, राजिम और पाटन। बड़गांव नहीं होगा। बड़गांव को किसको दिया गया था? बड़गांव को दिया गया था अमर सिंह के बेटे शिवराज को, है ना? तो आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट 97 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है अमोदा ताम्रपत्र में किस कलचुरी शासक को 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है? पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया है, याद रखिएगा। पृथ्वीदेव प्रथम क्या कहा गया है? अमोदा ताम्रपत्र में 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है, आंसर यही होगा। नेक्स्ट, वारंगल के चालुक्य नरेश अन्नम देव का बस्तर क्षेत्र में आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था आक्रमण 1324 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 99 नंबर का हमारा प्रश्न कहता है कुरुषपाल अभिलेख से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? देखिए, लिपि नागरी सत्य है, भाषा संस्कृत सत्य है, पंक्ति 39 सत्य है,
जानकारी सोमेश्वर द्वितीय असत्य है। इसमें सोमेश्वर द्वितीय नहीं बल्कि सोमेश्वर प्रथम का है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह अंतिम प्रश्न है। मड़वा महल से संबंधित सत्य कथन है। मड़वा महल से संबंधित कौन से कथन सत्य है, इसको याद रखिएगा। इसका अन्य नाम दुल्हा देव मंदिर है। इसका अन्य नाम दुल्हा देव मंदिर है। तो ये बिल्कुल सही है। यह एक विष्णु मंदिर है। तो मड़वा महल विष्णु मंदिर नहीं है, बल्कि ये कौन सा मंदिर है, ये शिव मंदिर है। इस महल में कुल 14 स्तंभ है। गलत। कितने स्तंभ है, 16 स्तंभ है। इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। गलत। इसका इस्तेमाल जो निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में 1349 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर ये गलत हो गया। यह मंदिर विवाह का प्रतीक है, ये सही। तो कौन कौन से सही है, केवल 1 और 5 सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। आप सभी हमारे चंद्रा एकेडमी से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।